हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा नया चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। और उसके अंदर भी हमारा जो पहला टॉपिक है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं बार मैग्नेट के बारे में। तो बार मैग्नेट के बारे में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मन में हमेशा आते होंगे कि जैसे कि बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ, एक साउथ पोल। तो हमेशा ये दो पोल्स में क्यों एग्जिस्ट करते हैं? हमने एक पोल को नॉर्थ पोल और दूसरे पोल को साउथ पोल क्यों नाम दिया है? ठीक है। दूसरी बात यह है कि मैग्नेट से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं? सारे मटेरियल आपस में दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते हैं, खाली मैग्नेट से क्यों अट्रैक्ट करते हैं? मतलब उसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दूसरे मैग्नेट को, आयरन नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? तो ये सब क्वेश्चंस आपके मन में आते होंगे। और तीसरी बात, हमेशा आपने देखा होगा कि मैग्नेट के अंदर एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक मैग्नेट हो जिसके पास सिर्फ साउथ पोल हो और या एक मैग्नेट हो जिसके पास सिर्फ नॉर्थ पोल हो। हमेशा नॉर्थ और साउथ साथ में क्यों रहते हैं? खाली नॉर्थ पोल और खाली साउथ पोल अलग अलग क्यों नहीं रहता? तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा इस लेक्चर के अंदर। तो बार मैग्नेट के बारे में जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके ऊपर क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, किस तरह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेट करता है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर को इंटरेस्टिंग बना दूँ। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट आपने देखा ही होगा, देखो आपके फिगर दिख रहा होगा किस तरह का बार मैग्नेट होता है। इस तरह का मैग्नेट होता है, देखो ध्यान से, ठीक है। उसके दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है आउटसाइड जो है नॉर्थ से लेके साउथ तक जाता है और इस तरह से लेके साउथ से लेके फिर से नॉर्थ तक इस तरह से आता है मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है क्लोज लूप बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैंने सारी जो है लेक्चर कर चुका हूँ वो चैप्टर नंबर 4 में। तो लेक्चर आप जरूर से देख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा क्लोज्ड लूप बनाते हैं। बाहर जो है उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और अंदर जो है उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इस तरह से लूप बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि साउथ में एंटर कर रहा है और इस तरह से वो नॉर्थ में लीव कर रहा है। ओके। तो लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि बार मैग्नेट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बार मैग्नेट का डेफिनेशन लिखता हूं। इट इज अ मेटल, यानी ऐसा लिख दो, इट इज अ रॉड शेप मेटल। रॉड शेप बोल दो या क्यूबॉइड शेप बोल दो। क्यूबॉइड शेप का होता है रॉड बोल दो, रेक्टेंगुलर बोल दो, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड होता है ना। तो इट इज अ रॉड शेप मेटल विच प्रोड्यूसेस a magnetic field around itself, ठीक है। तो बार मैग्नेट क्या होता है? एक रॉड शेप का मेटल होता है जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन होता है, ये तो आपकी बात पता ही होगी लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स। अभी स्टार्टिंग के 5 मिनट तो बेसिक से बात कर रहा हूँ, बाद में अपने लेक्चर के हम मेन कॉन्सेप्ट पे आएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, लेकिन सुन लो, इसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ नई बातें जानने मिलेंगी। इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स। कौन से पोल होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। उसके पास दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता होगा कि हमने इसको नॉर्थ पोल ही और इसको हमने साउथ पोल ऐसा नाम क्यों दिया है, ठीक है। तो उसका नाम हमने ऐसे ही नहीं, मतलब खाली मतलब हमको एक नाम रखने का मन था इसलिए हमने नाम रख दिया। उसका भी एक कारण है, उसका भी एक रीज़न है। उसका रीज़न क्या होता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ मैं। मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम क्यों पड़ा है? तो उसका रीज़न आप लिखो, क्या लिखो यहाँ पे रीज़न, यहाँ पे लिखो, व्हेन अ बार मैग्नेट is freely suspended
is freely suspended with the help of thread। लिखो, आप समझाता हूँ आपको। When a bar magnet is freely suspended with the help of thread, it always rest in north south direction। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका मतलब कह रहा है क्या है, व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ थ्रेड इट ऑलवेज रेस्ट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसके कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लो एक तरफ बार मैग्नेट हो, उसको हमने थ्रेड से बांध दिया, ठीक है, हमने बार मैग्नेट को थ्रेड से बांध दिया है, ओके। इस तरह से हमने एग्जैक्टली मिडल में हमने बार मैग्नेट को थ्रेड से बांध दिया है, एग्जैक्टली मिडल में। तो क्या होता है, बोल रहा है कि जब भी हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, ऐसे धागे से बांध दिया हमने, इसको ऐसे लटका दिया, तो मैग्नेट का जो हमेशा है ना नॉर्थ साउथ, मीन्स मैग्नेट जो है अर्थ के 4 डायरेक्शन होते हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करता है। जैसे आप डायरेक्शन ड्रॉ करो, अगर मान लो इस तरह से डायरेक्शन है, जैसे मान लो ये मेरा ईस्ट है, ये मेरा वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, तो आप ध्यान से देखोगे मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इस तरह से पॉइंट करता है। तो यहाँ पे जो पोल देखो, सुनो ध्यान से, जो पोल मैग्नेट के नॉर्थ मतलब डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ हो उसको हमने नाम दिया है नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करे उसको हमने नाम दिया है साउथ पोल। अब इसमें भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि नॉर्थ पोल नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्यों पॉइंट आउट करता है। उसका भी रीज़न होता है जो कि हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले, जिसका नाम होता है अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो मैग्नेट क्या करते हैं कि चाहते हैं कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करूं, ठीक है। तो मैग्नेट जो है हमेशा चाहते हैं कि अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर दे। उसके डिटेल स्टडी हम करने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अब खाली इतना समझो कि हम धागे से पकड़ के इसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो उसका मैग्नेट का एक पोल जो है नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा, दूसरा पोल साउथ की तरफ। तो जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करें उसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ पॉइंट करे उसको हम बोलेंगे साउथ पोल। ये बात समझ गए कि मैग्नेट के 2 पोल्स के हमने नाम क्यों रखा है, ऐसे नहीं रख दिया उसका नाम, ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम, इतना तो आप समझ गए ना। हम बार मैग्नेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो बार मैग्नेट की हम अब उसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मेरे को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कराना चाहिए था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हमने लेक्चर पूरा डिटेल लेक्चर कर चुका हूँ, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा मैं। लेकिन तो भी ऊपर से जो भी पॉइंट्स रिक्वायर्ड होगा उसको मैं बताऊँगा, ओके। तो हम बार मैग्नेट की बात करते हैं टेक्निकल टर्म्स पे। ओके, तो हमारे पास इस तरह से मैं बार मैग्नेट ड्रॉ कर देता हूँ। अब बार मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। अब ये जो पोल होते हैं ना, मीन्स यहाँ पे इस पोल को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एम क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। एम क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मतलब जैसे कि ये पोल अपना आसपास दूसरा बॉडी को अट्रैक्ट करे तो कितना स्ट्रेंथ से, कितना मतलब पोल स्ट्रेंथ कितना अपने आप को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब जो यहाँ पे नॉर्थ वाला डायरेक्शन है, ठीक है, अब नॉर्थ वाले को हम लिखेंगे +m। ये हमारा एनालॉजी मीन्स हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो साउथ वाला लिखेंगे उसको हम लिखेंगे हम -m, ठीक है। ये स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, याद रखना। जैसे नॉर्थ है इसको हम लिखेंगे +m, और इसको हम लिखेंगे, ऊपर लिख देता हूँ, इसको हम लिखेंगे +m और इसको हम लिखेंगे -m, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे देखो, ये पूरा हमारे पास बार मैग्नेट है, इस तरह से पूरा हमारे पास बार मैग्नेट बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि जो ये पोल होते हैं ना, मीन्स ये +m और -m जो पोल होते हैं ये एग्जैक्टली एंड पर नहीं होते। ये जो नॉर्थ पोल है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड आता है, मीन्स इफेक्ट आता है, वो एग्जैक्टली एंड पर नहीं आता, वो थोड़ा अंदर की तरफ आता है, ठीक है, जस्ट थोड़ा अंदर की तरफ आता है। जैसे कि समझो, मतलब इसका जो टोटल लेंथ होता है, इसको हम टोटल लेंथ जो होता है ना इसका, उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। इसका जो टोटल लेंथ होता है उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ। लेकिन ये पोल्स
ये बहुत जरा से अंदर, मतलब थोड़े अंदर से होते हैं, यहाँ से भी थोड़ा अंदर, यहाँ से भी थोड़ा अंदर। एग्जाम्पल सब बोलो चॉकलेट रैपर का, जैसे कि आप डेयरी मिल्क होता है चॉकलेट, तो डेयरी मिल्क के ऊपर से रैपर होता है, उसके अंदर मेन कंटेंट होता है जो उसके अंदर होता है। वैसे यहाँ पर समझ लो कि ऊपर उसका यहाँ पर जरा सा लेयर इसका होता है, इसके अंदर जो मेन कंटेंट होता है। तो जहाँ पर ये पोल्स लाई करते हैं, देखो ध्यान समझना मेरा वर्ड्स, जहाँ पर ये दोनों पोल्स लाई करते हैं थोड़ा अंदर, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक लेंथ। ठीक है, और मैग्नेटिक लेंथ को हम यहाँ पर 2L लेते हैं। ठीक है, इन दोनों बीच में डिस्टेंस है उसको हम 2L लेते हैं। ओके, इतनी बात आप ध्यान रखना। मतलब इसका जो एग्जैक्टली पोल्स होते हैं ना, मीन्स जहाँ पर इसका इफेक्ट आता है वो थोड़ा अंदर होता है, यहाँ पर जो समझ लो उतना पार्ट एक्स्ट्रा होता है। जो टोटल लेंथ होता है उसको हम ज्योमेट्रिक लेंथ बोलते हैं, जो इतना लेंथ होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। अब आप पूछोगे कि मतलब इन दोनों लेंथ में क्या मतलब रिलेशन है, क्या हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, फिक्स क्वांटिटी है, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो उसको समझते हैं। यहाँ पर मैं लिखूंगा ज्योमेट्रिक लेंथ GL अपॉन मैग्नेटिक लेंथ ML। इसका जो रेशियो होता है वो 0.84 होता है। ठीक है, इसका जो रेशियो होता है, नहीं तो उल्टा लिख दो यहाँ पर, ज्योमेट्रिक लेंथ बड़ा है ना, तो मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ, इसका जो रेशियो होगा वो 0.84 होता है इस तरह से। मतलब आपको मैग्नेटिक लेंथ फाइंड करना हो अगर, तो 0.84 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ हो जाएगा, या तो 0.8 ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, 0.8 याद रखो आप, 0.8 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। एग्जैक्टली 0.84 होता है, लेकिन आप 0.8 याद रखो। इसका मतलब क्या है कि समझ लो कि अगर ज्योमेट्रिक लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर का होगा तो मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा, 10 × 0.8 मतलब 8 सेंटीमीटर का एग्जाम्पल रखो। वैसे अभी हम बुक में ये यूज़ करते हैं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो, लेकिन क्या है कि NCERT के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो NCERT में जनरली हम इसको यूज़ करते हैं कि मैग्नेटिक लेंथ इज 0.8 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। मतलब आपको ज्योमेट्रिक लेंथ दिया हो, लेकिन उसको हमको क्वेश्चन में यूज़ नहीं करना, हमको क्वेश्चन में यूज़ करना है मैग्नेटिक लेंथ को, तब इस रेशियो से उसका हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। और इसके दोनों पोल्स को हमने नाम दिया है, एक को हमने दिया +M, एक को हमने दिया है -M। ठीक है, तो याद रखना हमेशा कि जो चार्ज होता है ना, जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज पढ़ा है, तो यहाँ पर चार्ज का पूरा काम ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ करते हैं। ठीक है, ये चार्ज का पूरा काम ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ करते हैं। मतलब जो रोल वहाँ पर चार्ज का था वही रोल यहाँ पर ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का होगा। जैसे वहाँ पर हम चार्ज लेते थे कूलम्ब्स लॉ पे, हम Q1 और Q2 लेते थे, वैसे यहाँ पर +M और -M होता है। ठीक है, और जो +M और -M, और इसमें हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, M वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। इसको याद रखना, हमने कैपिटल M से लिखा है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो m × 2L। ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, m × 2L। इसको याद रखने का तरीका क्या है, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट पढ़ा है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या आता है, इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला आता है यहाँ पर Q × 2L। ये फॉर्मूला आता है ना उसका। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, हमारे पास दो चार्ज हों जैसे कि इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के, यहाँ पर +Q और यहाँ पे -Q, उनके बीच में डिस्टेंस अगर 2L हो। ओके, मार्कर का पेन बदल देता हूँ। जैसे आप दो चार्जेस रखे हो Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस अगर 2L हो, तो यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हम डिफाइन करते हैं, जो कि होता है Q × 2L। उसी हिसाब से मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी बोलते हैं, वो होता है M × 2L, वेयर M इज द पोल स्ट्रेंथ और 2L इज द इफेक्टिव लेंथ, या आप बोल दो मैग्नेटिक लेंथ। ओके, तो इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड है। जो काम वहाँ पर देखो, यहाँ पर जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कर रहा था, वही सेम एनालॉगस फॉर्मूला इसका आता है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का, M × 2L। अब ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होता है। याद रखना, इसका डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। इसका डायरेक्शन क्या होता है,
फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब फ्रॉम -m टू +m। जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था, उसका डायरेक्शन कहाँ से होता था, -q टू +q उसका डायरेक्शन होता था ना। वैसे उस हिसाब से इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये बात आपको ध्यान रखना है, इतना याद रखो कि मतलब सिर्फ आपको इतनी बात ध्यान रखना है कि जो मतलब यहाँ पे जो चार्ज काम कर रहा था ना, वही काम यहाँ पे मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ करते हैं। हम बार मैग्नेट के दो पोल होते हैं, उसको हमने एक स्ट्रेंथ से डिफाइन किया, मतलब कितना उसका इफेक्ट है, कितना उसका स्ट्रेंथ है, उसको हमने बोला है स्मॉल m, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो उसके ऊपर से हमने फॉर्मूला निकाला मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, जो कि आया m × 2l। और ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ का आप रेशियो जान गए हो, यहाँ पर लिख देता हूँ कि मैग्नेटिक लेंथ अपॉन ज्योमेट्रिक लेंथ इक्वल टू आता है 0.8। ओके, इस तरह से याद रख सकते हो। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज को 1 बाय 1 लिखता हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि आपके पास बार मैग्नेट हो, हमेशा आप देखोगे उसके अंदर कि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होते हैं, कभी वो दोनों अलग अलग नहीं रहते, हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा ही। मैग्नेटिक मोनोपोल्स, मोनोपोल्स मतलब एक पोल दूसरा पोल, सिंगल पोल होता है ना, उसको हम बोलते हैं मोनोपोल। तो हमेशा मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो हमारे पास इस तरह से बार मैग्नेट हो, इस तरह से बार मैग्नेट हो, उसके दो पोल से मान लो कि एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैं क्या करता हूँ, इसको जस्ट बीच में से काट देता हूँ तो ये वाला साउथ हो जाएगा और ये वाला नॉर्थ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। अगर आप इसको बीच में से कट भी कर दोगे, अगर आप यहाँ से कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा पता है, इस तरह से मैग्नेट बन जाएगा। यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पोल और यहाँ पे दूसरा बन जाएगा हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल। मतलब मैग्नेट को कट करने से हम समझे कि यहाँ पर देखो हमको क्या लगेगा कि यहाँ नॉर्थ पोल है, ना साउथ पोल है, मैं बीच में से कट कर देता हूँ और जो है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। अगर आप उसको बीच में से कट कर दोगे ना तो यहाँ पे अलग अलग फिर से बन जाएगा, ये नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ और साउथ। क्यों? बिकॉज ये भी अपने आप में एक मैग्नेट है, ये भी अपने आप के मैग्नेट है। फिर से आप उसको फ्रीली सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो हमने इसको नाम दे दिया साउथ पोल, इसको डायरेक्शन दे दिया नॉर्थ पोल। तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब हमेशा पैर में रहेंगे, +m -m हमेशा पैर में रहेगा, +m -m +m -m हमेशा जो है पैर में रहेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। इसीलिए यहाँ पे देख लो एक प्रॉपर्टी लिखाता हूँ जो कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने और अगले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर के 3-4 लेक्चर के बाद। लेकिन यहाँ पे लिख लो कि इंटीग्रल B.ds, इंटीग्रल B.ds इज इक्वल टू 0। ये क्या है? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है। हमेशा जो इंटीग्रल B.ds होता है ना वो 0 होगा। उसका रीजन क्या है कि गॉस लॉ क्या होता है, हम लोग पता है गॉस लॉ के फॉर्मूला लिखे थे हम। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर फॉर्मूला क्या लिखा था हमने गॉस लॉ का, यहाँ पर लिखता हूँ कि E.da इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम यहाँ पर जो चार्ज लेते थे हमेशा इनसाइड का चार्ज लेते थे, वैसे उसी हिसाब से यहाँ पर हम जो लेंगे वो पोल्स लेंगे, मैग्नेटिक मोनोपोल्स। वहाँ पे चार्ज, यहाँ पे पोल्स। लेकिन ध्यान रखोगे कि हमेशा जो Q इनसाइड है वो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज इनसाइड कितना है। तो अगर यहाँ पे देखोगे एक +Q और -Q हो ना तो यहाँ पर चार्ज 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चाहे जितने पोल्स ले लो हमेशा +m -m पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। मतलब यहाँ पर अगर गॉस लॉ कहीं भी एग्जिस्ट करोगे, जैसे बार मैग्नेट में गॉस लॉ फाइंड करना हो तो उसके अंदर +m और -m हमेशा दोनों साथ में रहेगा। अकेले अकेले तो फाइंड हो ही नहीं सकते ना, अकेले होते ही नहीं है ना साथ में, कभी हमेशा वो साथ में रहते हैं, इसलिए हमेशा वो साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर +m वाला भी है और -m वाला भी है, तो दोनों आपस में एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। बिकॉज तो यहाँ पर नेट देखो, नेट क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाएगा, देखो दोनों पोल्स का एक +m -m, तो नेट आ जाएगा आंसर 0। इसलिए इंटीग्रल B.ds गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म इज 0। यहाँ पर रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर 0 क्यों है, बिकॉज
मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली बात तो क्या, मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए हमारा जो गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म आता है ना, बी डॉट डी एस, वो इक्वल टू 0 आता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप इसके बारे में जान चुके हो क्या होता है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है, उसका रीजन क्या होता है वो समझते हैं। यहाँ पे लिखो नेक्स्ट टॉपिक, वाई मैग्नेट शोज, वाई मैग्नेट शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है तो समझते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो कि हमेशा कोई भी मेटल हो, मेटल के अंदर होते हैं आयंस, आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आयंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक फ्री मतलब ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, फास्ट बहुत ही रैपिड मोशन करते हैं। इस तरह से जो है समझ लो, यहाँ पर एक मेटल हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरह से फास्ट मोशन में घूमते रहते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट इस तरह से घूमते रहते हैं। तो हमने याद है एक टॉपिक पढ़ा है कि हमने पढ़ा है ना कि हमारे पास इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल हो जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा हो, तो उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बनती है जिसका हमने डायरेक्शन निकाला था। इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमने इस तरह से निकाला है। ठीक है, मतलब देखो करंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन आ गया ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर देखो क्या होता है कि मेटल के अंदर आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी क्या करते रहते हैं, बहुत ही रैपिड मोशन में वो जो है घूमते रहते हैं इस तरह से, बहुत ही रैपिड मोशन में। तो उसकी वजह से क्या करते हैं उन लोग, बिकॉज करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस करता है। देखो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, इसको हटाऊं थोड़ा सा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, वाई मैग्नेट सोर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, हमारे पास मेटल्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रोटेट विथ वेरी हाई स्पीड ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, मेटल के अंदर आयन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत ही हाई स्पीड से अंदर रोटेट करते होते हैं। जैसे मान लो इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो, वो इस तरह से हाई स्पीड में रोटेट करता रहता है, तो उसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ठीक है, इस तरह से समझ लो, मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है इस तरह से। इस तरह से नहीं बनाएगा, याद रखना कि इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है तो करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है तो डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन आएगा इनसाइड। लेकिन इसकी ये बात को ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि इसके अंदर मेटल के अंदर आयन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रोटेट करते रहते हैं। वो रोटेशन की वजह से अपने आसपास वो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आयंस होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आयंस होते हैं। तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि सारे मेटल्स के अंदर आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो भी तो रोटेट कर रहे होंगे, तो वो भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। लेकिन वो रीज़न नहीं है, समझो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो बनाते हैं, लेकिन समझ लो हमारे पास इस तरह से मेटल है, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे आयंस हैं, जैसे इसने मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में बनाया है, तो जैसे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आयंस अपने रैंडम डायरेक्शन में इस तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, तो मान लो बिकॉज वो हमने इसको हीट किया तो वो जो है रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। हीट भी नहीं करोगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वो मूव करते रहते हैं, तो रैंडम डायरेक्शन मूव करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरह से वो बनाते हैं।
तो क्या होता है समझो, यहाँ पे लिखो कि द नेट मैग्नेटिक, यहाँ पे लिख लो द नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज ज़ीरो इन मोस्ट ऑफ द मेटल्स, मेटल। अब देखो ध्यान से कि हर डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, लेकिन बिकॉज इसके अंदर बहुत सी रैंडमनेस है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहा है, कोई यहाँ पर भाग रहा है, कोई वहाँ पर भाग रहा है, तो हर डायरेक्शन में सब लोग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में देखें तो ओवरऑल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है ना वो जीरो हो जाता है मोस्ट ऑफ द मेटल, सब में नहीं होता है जीरो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स में ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जीरो होता है। लेकिन जैसे क्या करें, इसी मेटल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं तो क्या होता है, मैग्नेट होते हैं ना बार मैग्नेट्स, तो उसके अंदर क्या होते हैं ध्यान से समझना, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो नेट मैग्नेटिक फील्ड ओवरऑल एक डायरेक्शन बनाते हैं इस तरह से। इसको अब समझने आगे हम समझने वाले पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, उसके हम समझेंगे परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, कौन से टेम्पररी मैग्नेट्स होते हैं, सब इसके ऊपर से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। अभी आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ कि मैग्नेटिक जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्यों दिखाते हैं, मैग्नेट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में उसका जो नेट डायरेक्शन आता है, इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ नेट डायरेक्शन आता है इस तरह से। देखो यहाँ पर तो सब रैंडमली कोई भी डायरेक्शन मूव कर रहे थे, लेकिन जो मैग्नेट्स होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो है पर्टिकुलर इस तरह से डायरेक्शन में होते हैं। और यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होता है, सोर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सोर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस तरह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो। मतलब क्या है, नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में आता है तो नेट मैग्नेटिज्म आता है डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो वो क्या है कि बार मैग्नेट जो है अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत सारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स के अंदर ये जो है कैंसिल आउट हो जाते हैं, इसलिए उसके अंदर मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी नहीं होती। ये बात आप समझ लो। इसके ऊपर डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट 2-3 लेक्चर के बाद। अभी आपसे ऊपर ऊपर समझ लो इस तरह से। पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म सब कुछ आने वाला है, ठीक है। तो लेकिन मैग्नेट के अंदर वो जीरो नहीं होता, इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। अब मतलब ये जितना समझो, मतलब हम हमारे पर डिपेंड करता है कि हम जितना उसको अलाइन कर सकें। हम उसको जितना अलाइन कर पाएंगे ना उसी हिसाब से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। जैसे कि हमने उसको हीट कर दिया या कुछ भी किया तो हमने उसको जितना अलाइन कर सके, जैसे कि आप उसको जितने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स अलाइन होंगे। तो जितना पर्टिकुलर मतलब बेस्ट तरीके से इलेक्ट्रॉन अलाइन होंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर मैग्नेटिज्म आता है। वही हम टॉपिक्स आगे बढ़ने वाले हैं। अभी तो आप इतना समझो कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो नहीं होता, इसलिए जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाता है। ओके, तो इसको यहाँ से मैं रफ करता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एनालॉगी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। एनालॉगी मतलब क्या होता है कि मतलब किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं और किस तरह के उनके फॉर्मूले जो है रिलेट करते हैं। सबका डेरिवेशन का भी सेम प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मैग्नेटिज्म के सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करते, हम उसको सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म दोनों को आपस में हम रिलेट करते हैं। देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी आपस में किस तरह से रिलेट करते हैं यहाँ पर ध्यान रखना। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होगा कि यहाँ पर हम यूज़ करते हैं चार्ज, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं चार्जेस, जो कि होता है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। और मैग्नेटिज्म में हम क्या यूज़ करते हैं, हम इस तरह से एनालॉगी निकालेंगे। फॉर्मूला एकदम बैठा सेम होते हैं, खाली आप दूसरे को एनालॉगी कर लोगे ना, सारे फॉर्मूले आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको सारे फॉर्मूले को याद रखने की ट्रिक दिखाता हूँ। यहाँ पर हम चार्जेस यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं पोल स्ट्रेंथ।
पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बोल दो या पोल स्ट्रेंथ बोल दो, जिसको हम +m और -m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार्ज यूज़ करते हैं, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। कांस्टेंट समझो यहाँ पर कांस्टेंट जो यूज़ करेंगे यहाँ पर वो यूज़ करते हैं हम यहाँ पर k, जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ पर आपने कांस्टेंट यूज़ किया होगा k, जिसकी वैल्यू है 4πε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। अब मैग्नेटिज्म के अंदर कांस्टेंट क्या होता है? मैग्नेटिज्म के अंदर जो कांस्टेंट होता है k, इसको हम बोलेंगे μ0/4π। ठीक है, हमने बहुत सारे लेक्चर किया है मैग्नेटिज्म के, उसके अंदर कौन सा कांस्टेंट यूज़ करते हैं हम? μ0/4π। तो इस तरह से याद रखना है आपको, हमेशा जहाँ पर चार्ज लिखा होगा इसके फॉर्मूले में, वहाँ पर इसके फॉर्मूले में आएगा पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर जहाँ पे k की जगह 1/4πε0 लिखेंगे, यहाँ पर k की जगह लिखेंगे μ0/4π। ये दो बात का ध्यान रखना है। और तीसरी बात यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर +q चार्ज हो और मान लो हमारे पास -q चार्ज हो यहाँ पर, तो यहाँ पर इनके बीच में अगर डिस्टेंस 2l हो, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि p से डिफाइन करते हैं, उसको हम लिखते हैं q × 2l। और इसका डायरेक्शन कहाँ से होता है? डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से इसका डायरेक्शन होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। और डेरिवेशन का प्रोसेस भी सेम होता है, मींस अगर उसको डेरिवाइव करना हो तो दोनों का प्रोसेस भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस तरह से मैग्नेट्स होंगे हमारे पास, एक तरफ होगा +m, एक तरफ होगा -m। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2l है। ये 2l जो होता है मैग्नेटिक लेंथ होता है। और हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे m वेक्टर, जो कि होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कई बुक में मैग्नेटिक मोमेंट भी लिखते हैं। ठीक है, तो उससे भी आप कंफ्यूज मत होना। तो इसको हम लिखेंगे m × 2l। और इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा? डायरेक्शन होगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अंदर में लिखता हूँ नॉर्थ साउथ और बाहर में लिख देता हूँ +m -m। ठीक है, हमेशा याद रखना कि हम जो पॉजिटिव होता है ना, उसको हम नॉर्थ से रिप्रेजेंट करेंगे, और नेगेटिव जो होता है साउथ वाला होगा वो नेगेटिव होगा, और जो नॉर्थ वाला होगा उसको पॉजिटिव होगा। डायरेक्शन फ्रॉम -m टू +m, या तो आप बोल सकते हो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे यहाँ पे देखो p की जगह पे हम m यूज़ करेंगे, जो कि डाइपोल मोमेंट होगा। यहाँ पे q की जगह पर हमने m यूज़ किया, देखो q की जगह पर m, तो q की जगह m आ गया, और × 2l इसका फॉर्मूला। ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होता है? यहाँ पर हम लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ा है। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पर हम चार्ज यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कांस्टेंट जो यूज़ होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/4πε0, वहाँ पर जो कांस्टेंट यूज़ होगा μ0/4π। तीसरा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है q × 2l, वहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है m × 2l। और चौथा यहाँ पर लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओके ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर सपोज हमारे पास चार्ज है Q, और जिसके डिस्टेंस r पर, यहाँ पर P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जाता है KQ/r², जिसको आप लिख सकते हो कि 1/4πε0 टाइम्स ऑफ Q/r²। इस तरह से इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिज्म में क्या होगा? अब मैग्नेटिज्म होगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोलो, ड्यू टू
ड्यू टू मैग्नेटिक मोनोपोल। अब आप बोलोगे कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैं आपकी बात से मतलब जो है अग्री करता हूँ कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल्स हो तो मतलब किस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आता है। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर बहुत रिसर्चेज चल रहे हैं अभी तक। जैसे यहाँ पर एक m चार्ज हो जिसका डिस्टेंस r पर p पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा सेम फॉर्मूला के एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के की जगह पर हम लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 है ना। यहाँ पर के की जगह पर क्या लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वहाँ पर म्यू नॉट बाई 4। यहाँ पर देखो चार्ज की जगह और यहाँ पर आ गया m और डिस्टेंस तो सेम ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा m अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करके आप चार्ज निकाल सकते हो, उसके फोर्स भी निकाल सकते हैं। कूलम लॉ का जो फोर्स आता है, यहाँ पर फोर्स बिटवीन, जैसे यहाँ पर Q1 चार्ज हो, यहाँ पर Q2 चार्ज हो, इनके बीच में अगर डिस्टेंस r हो तो फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो आता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कूलम्स लॉ लिखेंगे, तो यहाँ पर कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। इस तरह सारे बातें क्या है, इधर से एनालॉजी करते हैं। इसका भी आप डेरिवेशन करोगे ना, आप पी पॉइंट पर क्या करोगे, चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आओगे, फिर अपना फॉर्मूला यूज़ करोगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे, सेम डेरिवेशन प्रोसेस है इसका। इसलिए जो है डायरेक्टली हम एनालॉगस करते हैं, और एनसीईआरटी में भी इतना इसकी रिक्वायरमेंट है, कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक यहाँ पर m होगा, ठीक है, प्लस m, मान लो यहाँ पर माइनस m एग्जाम्पल। इनके बीच में अगर डिस्टेंस r हो तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा k m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। q की जगह पर आ गया m और k की जगह पर क्या लिखेंगे हम, म्यू नॉट बाई 4 तो लिखेंगे यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो इसका फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इससे एनालॉगस करके हमने अपना फोर्स का फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, हम 4 पॉइंट पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या सीखा है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या होता है। तो उसको भी यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं एक बार। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू 12, ये डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या हम इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते हैं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्लस Q चार्ज और यहाँ पर लेता हूँ मैं माइनस Q चार्ज। ठीक है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूँ 12, डिस्टेंस 12 ले लेता हूँ। हमेशा हम सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, तो सेंटर से सबसे पहले मैं कहाँ फाइंड करूँगा, ऑन द एक्सिस। सबसे पहले बात करता हूँ मैं ऑन द एक्सिस, ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो सेंटर से हम x डिस्टेंस दूर, यहाँ पर एक्सिस पर किसी p पॉइंट पर हमको डाइपोल मूवमेंट ढूंढना हो तो हम क्या करते थे, देखो कि माइनस Q से ये चार्ज क्या होगा, बिकॉज यहाँ p पॉइंट पर हम पॉइंट चार्ज रखते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे और ये पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम करते हैं और इसके ऊपर से हम डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। और डाइपोल मूवमेंट का नेट डायरेक्शन कहाँ पे आएगा, डाइपोल मूवमेंट का नेट डायरेक्शन होता है अलोंग द डाइपोल। देखो यहाँ पर डाइपोल, ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है। डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं, 2kp अपॉन आर क्यूब, इस तरह से लिखते हैं ना। और जो यहाँ पर k की वैल्यू हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर लिख देना k की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और जो p की वैल्यू है यहाँ पर वो हो जाएगी Q इंटू 12।
और ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है 2kb/r³ ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल। और इसका डायरेक्शन कहाँ पे होता है, इसका डायरेक्शन जो होता है फ्रॉम डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल, मतलब जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन में इसका नेट डाइपोल मूवमेंट आता है। देखो समझो कैसे, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज इससे कम डिस्टेंस पर है तो नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा होगा कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जो है पी पॉइंट से दूर है तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट पी पॉइंट पर जो कम होगा और नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट इस पी पॉइंट पर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो एक का डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से डायरेक्शन अवे आ रहा है और नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन इस तरफ उसके पास आ रहा है, तो नेट जो होगा डायरेक्शन वो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इसका नेट डायरेक्शन देखो यहाँ पर आ गया, नेट डायरेक्शन। और इसका देखो डाइपोल का डायरेक्शन भी सेम है तो दोनों अलोंग द डाइपोल इसका डायरेक्शन आता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की तो यहाँ पर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल बोलो। तो यहाँ पर क्या होगा समझो, सबसे पहले यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है m, मैग्नेटिक फील्ड लिखा है उसका हम यहाँ पर लिखो मैग्नेटिक फील्ड लिखते हूँ, m का फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m इंटू 2l, यहाँ पर p इक्वल टू q इंटू 2l लिखा था, वहाँ पर m इंटू 2l हो जाएगा ओके। तो यहाँ पर इस तरह से बार मैग्नेट हो हमारे पास, देखो यहाँ पर बार मैग्नेट लेता हूँ, एक यहाँ पर लिया प्लस m नॉर्थ लिया, ये साउथ लिया, मतलब ये हो जाएगा माइनस m और ये हो जाएगा प्लस m, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 2l, ठीक है। तो सेंटर से किसी डिस्टेंस x, मतलब जो कि डिस्टेंस x हो p पॉइंट पर हमको जो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो हम क्या करेंगे p पॉइंट पर, इसके वजह से इफेक्ट आएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है तो इफेक्ट आएगा अवे, नेगेटिव है तो इफेक्ट आएगा इस तरफ। तो इसका भी जो मैग्नीट्यूड आता है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या लिखूंगा मैं 2kp की जगह क्या लिखेंगे हम कैपिटल M 2km/r³। तो यहाँ पर जो k की जगह वैल्यू यूज़ करूँगा μ0/4π और m की जगह जो वैल्यू यूज़ करूँगा वो स्मॉल m इंटू 2l, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है 2km/r³। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करके लिख सकते हो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2m की वैल्यू क्या हो जाएगी और स्मॉल m इंटू 2l, ये सब तो आप सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर लिख देना, उसको फॉर्मूला आ जाएगा ओके। और इसका डायरेक्शन भी कहाँ से होगा, और यहाँ पर ये एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन द एक्सिस। अभी हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पर नहीं फाइंड किया, हमने सिर्फ पॉइंट किया है ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यहाँ पर एक्सिस की बात कर रहा हूँ। तो डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, और डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग द डाइपोल, ठीक है। इसका नेट डायरेक्शन यहाँ पर आ जाएगा। डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका नेट डायरेक्शन जो है यहाँ पर आ जाता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ढूंढ लिया, अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर ढूंढ लेते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे हम ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दो या तो बोल दो आप इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट की बात कर देते हैं। सबसे इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करता हूं, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा ये प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि x डिस्टेंस पर दूर हो और सेंटर से डिस्टेंस जो है अगर 2l डिस्टेंस हो, तो यहाँ पर क्या करते थे हम माइनस क्यू की वजह से, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना टेस्ट चार्ज, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आपस में अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू आपस में देखो अट्रैक्ट किया इस तरफ, और ये प्लस क्यू जो है रिपल करेगा, इसका जो नेट डायरेक्शन आता है ये आता है इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। तो इसकी वैल्यू क्या आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। देखो प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, और माइनस क्यू क्या करेगा अपने तरफ इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन आते हैं, उसका नेट डायरेक्शन यहाँ पर आता है। और डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ पे है, डाइपोल का डायरेक्शन यहाँ पर है।
तो देख रहे हो ध्यान से कि इस बार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आता है उसको हम क्या लिखते हैं, -kp/r³। अब माइनस लगाने का रीज़न तो समझ ही गए होगे कि माइनस क्यों लगाए यहाँ पे, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन आ रहा है, डायरेक्शन इज अपोजिट टू डाइपोल, है ना। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर आए, इस पॉइंट पर आए, दोनों का नेट डायरेक्शन यहाँ पर आए। तो देखो यहाँ पर डाइपोल का डायरेक्शन इस तरफ है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं हम लोग, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। उसी तरह से यहाँ पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लेंगे मैग्नेट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इस तरह से मैग्नेट होगा, यहाँ पर है +m नॉर्थ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा +m, यहाँ पे हो जाएगा -m, बीच में डिस्टेंस 12। तो इसके सेंटर से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं इस तरफ से, तो -m जो है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरफ से, और +m जो है इसको इस तरह से रिपेल करेगा, तो इसका भी नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर आएगा, ठीक है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पर इसका भी जो मैग्नीट्यूड आता है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आ जाएगा -km, p की जगह पर m आ गया, -km/r³। यहाँ पर जो k की जगह पर लिखोगे, देखो यहाँ पर जो k आएगा, k की जगह पर लिखोगे आप 1/4πε0, और p की जगह पर लिखोगे आप q × 12। यहाँ पर k की जगह पर लिखोगे, बार बार रिपीट करा रहा हूँ, याद रख लो, k की जगह पर लिखो μ0/4π, m की जगह पर लिखोगे m × 12। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला आ जाएगा, और इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन इज अपोजिट टू डाइपोल, ठीक है। सारे एक दूसरे से आपस में रिलेट करते हैं। आपको सिर्फ इतना बात ध्यान रखना है कि चार्ज की जगह पर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कांस्टेंट रखना, k की जगह पर क्या रखना है, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की जगह p आता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p आता है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m आता है। बस उसके ऊपर से सारे फॉर्मूले आपके निकल जाएंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ढूंढ लिया। एक जनरल एंगल वाला भी होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। किसी जनरल एंगल थीटा पर क्या होता है डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसी एक रैंडम एंगल थीटा पर। अभी सब बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड टू डाइपोल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एट जनरल एंगल थीटा। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास इस तरह से डाइपोल होता है, एक होता है +m, सॉरी यहाँ पर होता है +q, यहाँ पर हो जाएगा -q चार्ज, और इसके ये डिस्टेंस जो है 12 है, और यहाँ पर सेंटर से पॉइंट जो कि एक पॉइंट P लेते हैं जो कि एक रैंडम एंगल थीटा पर अलाइंड है, ठीक है। ये पॉइंट P लेते हैं जो कि एक रैंडम एंगल थीटा पर अलाइंड है। तो उसकी वजह से क्या होता है, उस पर हमने पता है कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम डाइपोल को दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। एक डायरेक्शन जो होता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन जो होता है उसके पैरेलल, ये डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो डाइपोल को हम दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं। देखो यहाँ पर डाइपोल को दो डायरेक्शन ब्रेक करो, माइनस से पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका डायरेक्शन आएगा डाइपोल का नेट डायरेक्शन। तो हम डाइपोल को दो डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं, और ये एंगल थीटा है, तो उसके ऊपर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालते हैं वो आता है kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा। ये फॉर्मूला, थीटा क्या है, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल विद द, देखो यहाँ पे P पॉइंट है, P पॉइंट डाइपोल के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। अच्छा, यहाँ पर इसको -q + q लिख देता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा -q, यहाँ पर ये हो जाएगा +q। तो डाइपोल के डायरेक्शन देखो, ये है मेरा डाइपोल का डायरेक्शन, तो डाइपोल के डायरेक्शन से कितना एंगल ये थीटा बना रहा है, उसको हमने डायरेक्शन नाम दिया है थीटा, ओके। तो यहाँ पर देखो कि डाइपोल को ब्रेक करोगे दो डायरेक्शन में, एक हो जाएगा पैरेलल डायरेक्शन, देखो ये एक ही हो जाएगा ये वाला पैरेलल,
ठीक है। और इस वाले की वजह से मीन्स ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, उसकी वजह से यहाँ पर ये डायरेक्शन आएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट हो जाएगा ना, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। देखो ये परपेंडिकुलर है तो पी पॉइंट उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो उसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू डाइपोल। देखो डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ हो जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा डाइपोल का डायरेक्शन, तो उसके परपेंडिकुलर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना ये, और पैरेलली तो इसके डायरेक्शन में आता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल होता है इसको अल्फ़ा बोलते हैं हम, तो हम लिखते हैं कि tan अल्फ़ा इक्वल हो जाता है tan θ/2। ये रिलेशन भी होता है, आप इसको भी याद रख सकते हो, कभी कभार डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है। तो क्या किया समझाता हूँ आपको। देखो हमने डाइपोल को दो डायरेक्शन ब्रेक किया, एक तो उसके परपेंडिकुलर, एक उसके पैरेलल। तो ध्यान से देखोगे जो पैरेलल और डाइपोल है तो यहाँ पर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर इस तरह से आएगी ऑन द डाइपोल, और जो परपेंडिकुलर वाला डाइपोल है देखो इसको डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे डायरेक्शन जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो हो जाएगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ना, तो यहाँ पे इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आता है ये। तो उसी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है kb/r³ 1 + 3 cos² थीटा, k की वैल्यू 1/4πε0 और p की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी q × 2l। उसी सेम प्रोसेस यहाँ पर करते हैं हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर ये लिया -m, ये ले लिया +m, किसी p पॉइंट पर जो कि थीटा एंगल डाइपोल से बना रहा है। ये मेरा डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, ये p पॉइंट है, उसमें भी क्या करेंगे हम, डाइपोल को दो डायरेक्शन ब्रेक करेंगे, ठीक है। सेंटर से पॉइंट लिया है मैंने, डिस्टेंस जो है 2l है। तो डाइपोल को एक परपेंडिकुलर वाला डाइपोल हो जाएगा और एक हो जाएगा इसके पैरेलल वाला, ठीक है। एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, एक पैरेलल हो जाएगा। परपेंडिकुलर का डायरेक्शन देखो, इस डाइपोल को हमने दो डायरेक्शन ब्रेक किया है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव ये हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, और यहाँ पर पैरेलल वाला ये हो जाएगा, फिर से यहाँ पर वही आएगा। और इसका भी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, उसका वैल्यू आता है km/r³ √1 + 3 cos² थीटा। यहाँ पर जो k है उसकी वैल्यू हो जाएगी μ0/4π, और कैपिटल M की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल m × 2l। इस सब वैल्यू को पुट करके यहाँ पर आप जनरल एंगल थीटा पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू डाइपोल निकाल सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है डाइपोल में, हमने टॉर्क के बारे में सीखा था कि मतलब टॉर्क मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम डाइपोल को रख दें तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, ठीक है। देखो ध्यान से, हमारे पास इस तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, क्या लिखेंगे, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पर -m, यहाँ पर +m, हमने यहाँ पर +m क्या, यहाँ पर -q और यहाँ पर हो जाएगा +q, इसके बीच में डिस्टेंस है 2l। तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगता है, इसको थीटा एंगल बना रहा है डाइपोल के डायरेक्शन से। देखो डाइपोल का डायरेक्शन, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है थीटा एंगल बना रहा है, तो हम टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं PE sin थीटा, या तो आप इसको लिख सकते हो P × E वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो हो जाएगा P × E डायरेक्शन होता है। ध्यान रखना थीटा जो एंगल होता है वो डाइपोल के डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है। देखो माइनस से पॉजिटिव ये हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है। अगर डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अपोजिट दे दिया ना, तो थीटा एंगल भी यहाँ पर ध्यान से उसको जो है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पर बात करते हैं टॉर्क के बारे में। क्या हो जाएगा, टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से बार मैग्नेट अगर रखा होगा, मान लो ये हमारे पास ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा डाइपोल मूवमेंट का, तो उससे थीटा एंगल अगर बार मैग्नेट बना रहा हो तो इसको जैसे कितना टॉर्क आएगा,
तो टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर P क्रॉस E है ना, तो P की जगह पर यहाँ पर आएगा M, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर यहाँ पर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो एम बी साइन थीटा इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 4 में भी किया है। टॉर्क अगर वेक्टर फॉर्म में निकालूँ तो हो जाएगा एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। ये हो जाता है टॉर्क का फॉर्मूला इन द मैग्नेटिक डाइपोल। इसके ऊपर से आप केसेस निकाल सकते हो कि मैक्सिमम डाइपोल कब होगा, मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, वो सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम सब निकाल सकते हो। तो आगे बात करते हैं हम। ये सब फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिखा दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली नोट कर लो और डायरेक्टली इसी तरह से आप यूज़ करो। आपको जो है सबका पर्टिकुलर डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। हम ये फॉर्मूला किससे निकाल रहे हैं, हम सिर्फ एनालॉजी से सारे फॉर्मूले निकाल रहे हैं, और ये फॉर्मूला एग्जैक्टली करेक्ट है, एकदम वेरीफाइड फॉर्मूले हैं, इसलिए आप इसको डायरेक्टली ट्रस्ट कर सकते हो। तब बात करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास डाइपोल हो तो डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसको मैं यू से डिफाइन करता हूँ, जो कि हो जाता है माइनस ऑफ पी डॉट ई, मतलब माइनस ऑफ पी कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट लिखा है ना, तो माइनस ऑफ पी कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो, उसके अंदर डाइपोल रखा हो, तो डाइपोल कितना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है, यू इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, वह थीटा इज द डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डायरेक्ट थीटा एंगल है। तो यहाँ पर हम वर्क डन भी निकालते हैं कि वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, तो इसके ऊपर से हम वर्क डन का फॉर्मूला लिखते हैं, जो कि हो जाता है u एट थीटा 2 माइनस ऑफ u एट थीटा 1, ठीक है। मतलब यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल बोला कि जैसे 0 डिग्री पर रखा हो, तो 0 डिग्री 60 डिग्री हमने डाइपोल को रोटेट किया, तो कितना वर्क डन हुआ। तो अब क्या करोगे, एक बार 0 डिग्री पर ये वर्क पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, एक बार जो है 60 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, तो 60 वाला और 0 वाला दोनों को आपस में माइनस कर देना, तो आपको जो है वर्क डन आ जाएगा डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क डन हो रहा है, ठीक है। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो यू इक्वल टू डेल्टा यू, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूला निकाल सकते हो कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जिस हिसाब से यहाँ पर निकाल देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसके ऊपर से क्या कर सकते हो कि दोनों का दोनों फॉर्मूला आप ध्यान से रख सकते हो, दोनों का दोनों फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रहेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा। तो यहाँ पर मैं यू से लिखता हूँ, तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एम डॉट बी। देखो यहाँ पर जो है पी की जगह पर आ गया एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर आ गया मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर यू की जगह पर लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, वह थीटा इज द डायरेक्शन। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है उसको हमने थीटा बोला है। उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाएगा कि वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा u एट थीटा 2 माइनस ऑफ u एट थीटा 1। तो यहाँ पर जैसे किसी एंगल पर पूछा तो आप थीटा 2 और थीटा 1 एंगल पर फाइंड करके उसको माइनस कर सकते हो, और ध्यान रखना कि यहाँ पर माइनस वाला टर्म आता है, ठीक है। माइनस वाला टर्म मिस मत करना, नहीं तो आपका आंसर जो है गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। हमने सीखा कि बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट बारे में प्रॉपर्टी समझा, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म किस तरह से आता है और किस तरह से मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपस में रिलेट करते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आज सीखा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हो जाएगा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। अर्थ भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है,
क्या क्या टर्म्स होते हैं उसके टेक्निकल्स, तो सारी बात करने वाले हैं। तो होप्स आज के लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।